बोलो जुबान केसरी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। केसरिया नमस्कार, रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। एलओसी के पास पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। ड्रोन पर सेना ने फायरिंग की, कई राउंड फायरिंग की गई है। घाटी में इस समय आतंकी गतिविधियां एक बार फिर दिखाई दे रही है। हलचल आप देखिए। एलओसी के पास पाकिस्तानी ड्रोन पर सेना ने फायरिंग की। नौशेरा सेक्टर के आसपास यह इलाका था। राजौरी के देखिए नौशेरा में सेक्टर के पास ड्रोन पर गोलीबारी की गई। देखिए सबसे पहले तस्वीर रिपब्लिक भारत पर किस तरह से फिलहाल ये तस्वीरें जब ड्रोन देखा गया और गोलियों की एक तरफ आवाज, जब लगातार सेना के जवान वहां पर फायरिंग कर रहे थे। पाकिस्तानी ड्रोन पर देखिए लगातार फायरिंग की गई ताकि कैसे भी करके इसको खदेड़ा जाए। लेकिन ये मोमेंट बहुत बड़ी गतिविधि की तरफ इशारा करती है, क्योंकि आतंकी इस समय नजर गड़ाए बैठे हैं कि कैसे घाटी से प्रवेश किया जाए और कुछ ऐसी हरकत की जाए। लेकिन हर एक हिमाकत का माकूल जवाब देने के लिए हिंदुस्तान के वो जवान तैनात है इस समय बॉर्डर पर। देखिए जैसे ये ड्रोन वहां पर दिखाई दिया, उसके बाद तुरंत फायरिंग की गई है। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। गुरसिमरन, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि ये गतिविधियां बहुत बड़े हलचल की तरफ इशारा करती हैं। गुरसिमरन। देखिए बिल्कुल सागर, आपने ठीक कहा कि बहुत बड़ी हलचल की ओर इशारा करती हैं, क्योंकि आज शाम की अगर बात की जाए तो नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन को देखते ही भारतीय सेना ने जो है फायरिंग शुरू कर दी। हमें बताया जा रहा है कि कई राउंड जो है इस पर पाकिस्तानी ड्रोन पर फायर किए गए, जिसके बाद ये ड्रोन पाकिस्तानी सीमा में वापस चला गया। लेकिन ये इकलौती घटना नहीं है जो आज सामने आई है। इससे पहले पुंछ के वनकोट सेक्टर, राजौरी के धर्मसाल में, उसके अलावा रियासी जिले के भरक इलाके में और उसके बाद सांबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रामगढ़ इलाके में ड्रोन देखा गया था हो चुकी हैं, जिसमें से एक जगह यानी कि राजौरी के नौशेरा में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग भी की है। ये इसलिए भी बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि कल ही की बात है जब पाकिस्तानी ड्रोन जो हथियारों का बड़ा जखीरा लेकर भारतीय सरजमी पर शामिल हो रहा था, दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, उसे बीएसएफ ने ध्वस्त किया था। ड्रोन की तरफ से फेंके गए हथियार को बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने साझा अभियान में रिकवर किया था। सांबा के जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वो इलाका जो है वो अभी भी वहां पर सर्च जारी है। इस बीच और ड्रोन के खतरे लगातार जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर देखने को मिल रहे हैं, जो इस तरफ इशारा करते हैं कि ठंड में जब ऊपरी पासेस बर्फ की वजह से पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ के लिए बंद हो गए हैं, अब पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हथियार या सर्विलांस की कोशिश कर रहा है ताकि आतंकियों को मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन इस बीच बिल्कुल देखिए गुरसिमरन, आने वाले दिनों में अब सेना किस तरह से तैयार रहती है इन आतंकियों की हरकतों का जवाब देने के लिए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। वहीं बात करेंगे अगले पूरी खबरों की कि आखिर किस तरह से देखिए पाकिस्तान में कई आतंकी छिपे हुए हैं। पाकिस्तान में छिपे आतंकी जब जब अपना फन उठाए, भारत ने उसका फन कुचल दिया। लेकिन अब आतंकी मसूद अजहर एक बार फिर से अपने बिल से बाहर निकलकर भारत को गिदड़ भपकियां दे रहा है। फिदाइन हमलावरों की फौज कर शेखी बघार रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रोका है, अभी खत्म नहीं हुआ। ऐसे में मसूद की एक गलती पाकिस्तान और पाक में बैठे आतंकियों के काल बन जाएंगी। देखिए आप। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को जबरदस्त सबक सिखाया। लश्कर और जैश के कई आतंकी ठिकानों को तो धुआं धुआं कर दिया। यहां तक कि बहावलपुर में
जैश का सबसे सुरक्षित किला भी भारत ने जमींदोज कर दिया। भारत की इस कार्रवाई में जैश का सरगना आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए थे। लेकिन अब इस हमले के 8 महीने के बाद एक बार फिर आतंकी मसूद अजहर अपने बिल से बाहर निकला है और भारत को गिदड़ भभकियां दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैश सरगना मसूद ने आतंकियों की एक नई फसल तैयार की है जिसे काटने का वक्त आ गया है। इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। ना ये कहते हैं कि कर्जे उतर जाएं, ना ये कहते हैं कि बीवी मिल जाए, ना ये कहते हैं मकान मिल जाए, ना ये कहते हैं दुकान मिल जाए, ना ये कहते हैं बच्चे फरमा बरदार बन जाए, ना ये कहते हैं यूरोप का वीजा मिल जाए, ना ये कहते हैं अमेरिका का वीजा मिल जाए, ना ये अल्लाह से गाड़ी मांगते हैं, ना नए तर्ज का मोटरसाइकिल मांगते हैं, ना अल्लाह ताला से आईफोन मांगते हैं। ये अल्लाह से कहते हैं अल्लाह शहादत दे दे। इस ऑडियो को सुनकर ऐसा लगता है कि जैश का सरगना मसूद अजहर बौखलाया हुआ है। वह भारत से बदले के लिए तड़प रहा है। वो अब आतंकियों के साथ आत्मघाती हमलावरों को खेप तैयार कर रहा है, लेकिन वो भूल गया है कि भारत आतंकियों की फसल काटने में माहिर है। भारत अब बदल चुका है। भारत अब उसकी नापाक साजिशों का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि भारत पहले ही पलटवार कर आतंकियों को वहीं पहुंचा देगा जहां पहुंचने के लिए वो इस ऑडियो में मसूद अजहर से मिन्नतें कर रहे हैं। मुझे पहले नंबर पे कर दे, मुझे आगे कर दे, तरह तरह की सिफारिशें कराते हैं, मुझे खत लिख लिख के धमकियां देते हैं कि हमें जल्दी भेज दो वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा। मुझे अल्लाह का वास्ता दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो, हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे रसूल के वास्ते दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे मदीना शरीफ की दुआएं दे के कहते हैं अल्लाह ताला आपको मदीना दिखाए, मुझे जल्दी आगे भेज दो। कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं, कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं। मसूद अजहर अपने ऑडियो में आतंकियों की संख्या का जिक्र करके भारत सहित पूरी दुनिया को गिदड़ भभकियां दे रहा है, लेकिन ऑडियो में मसूद की घबराहट भी साफ दिखाई दे रही है। मसूद एक बात अच्छी तरह से जानता है कि वो भारत के खिलाफ चाहे जितनी भी नापाक साजिश क्यों न रच ले, भारत में तबाही के चाहे जितने भी सपने देख ले, आतंकियों की चाहे जितनी भी बड़ी फौज तैयार कर ले, लेकिन भारत से आमने सामने का पंगा लेना उसके बस की बात नहीं है। इसीलिए वो आतंकियों की संख्या पर कयास छोड़कर खुद शेखी बघार रहा है। मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये 1 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाल्लाह, ये जाएंगे इंशाल्लाह, इनका रब इनको कबूल करेगा इंशाल्लाह। आतंकी मसूद अजहर की इस ऑडियो से एक बात तो साफ है कि वो आतंकी फैक्ट्री चला रहा है, पूरी दुनिया को आतंकी फैक्ट्री का सरगना बता रहा है। ऐसे में अगर भारत में कहीं कोई हमला होता है तो इसका जिम्मेदार मसूद अजहर ही माना जाएगा, और अब भारत मसूद के खिलाफ कोई एक्शन लेगा तो पाकिस्तान का मसूद को बचाना नामुमकिन हो सकता है। भारत के डिफेंस एक्सपर्ट मसूद के इस ऑडियो को भारत के पक्ष में ही देख रहे हैं। जैश-ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर ने एक बयान दिया है, थोड़ा हास्यास्पद बयान भी है कि उसके पास हजारों आतंकवादी जो हैं भारत पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। सवाल उठता है कि मसूद अजहर को तो पाकिस्तान की सरकार दावा करती है कि उन्होंने उसको जेल में घुसाया हुआ है, तो जेल के अंदर से वो कैसे बयान दे रहा है? मसूद अजहर भारत से अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए तड़फड़ा रहा है। इसके लिए मसूद ने हमास आतंकियों से हाथ में मिला लिया है। हाल ही में हमास कमांडर नाजी जहीर ने पाकिस्तान का दौरा कर वहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी। ISI भी इस साजिश में हमास की पूरी मदद कर रही है। मसूद के बेटे और भाई आतंकी संगठन के लिए फंडिंग जुटा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि आतंकी गाजा पीड़ितों के लिए राहत फंड के नाम पर चंदा जुटा रहे हैं, लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए होने वाला है। मसूद अजहर सिर्फ गीदड़ भभकी कर रहा है
क्योंकि 2019 से जब से धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया, तब से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बहुत कम हो गया है। मसूद अजहर जानता है कि पाकिस्तान की आतंकवादी वाली लड़ाई जम्मू कश्मीर में अब बहुत हल्की पड़ रही है और अपने आतंकवादियों का मोराल ऊपर करने के लिए वो ऐसे झूठे बयान दे रहा है। जैश के आतंकी भारत के खिलाफ भले ही साजिशों में जुटे हैं, लेकिन उनकी एक गलती पूरे पाकिस्तान के लिए भारी पड़ सकती है। भारत में पीएम और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि भारत के खिलाफ कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ऐसे में अगर जैश के आतंकी कोई गलती करते हैं तो इसकी कीमत इस बार पूरे पाकिस्तान को चुकानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वैसे पाकिस्तान के आतंकियों की बिलबिलाहट ये इसीलिए है क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके पूरे परिवार को तबाह कर दिया, मिट्टी में मिला दिया और इसीलिए रह रहकर उन सबकी बौखलाहट ये सामने आती रहती है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ईरान में विद्रोह की चिंगारी इस समय भड़की हुई है। आम जनता सड़कों पर उतर आई है। मानो ऐसा लग रहा है कि ईरान में गृह युद्ध जैसे हालात आ चुके हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की फौज भी अब तैयार है कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो वो ईरान पर हमला कर देंगे। ऐसे में क्या अब ईरान के सुप्रीम लीडर के पास सिर्फ खुदा का सहारा ही बचा है या फिर विकल्प कुछ और है? देखिए आप। ईरान में गृहयुद्ध के हालात बन गए हैं। तेहरान, करमान और मशहद सहित 190 शहरों में विरोध की आग भड़क उठी है। इस्लामी शासन और कट्टरपंथ की बेड़ियों के खिलाफ जनता सड़कों पर है। प्रदर्शनकारी जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा बलों से उनकी झड़पें भी हो रही हैं। ईरान के प्रदर्शनकारी इस्लामिक तंत्र से आजादी की मांग कर रहे हैं। इंटरनेट बंद है, फोन लाइनें काट दी गई हैं, बिजली कटौती से राजधानी तेहरान अंधेरे में डूबा है। ईरान में बड़े पैमाने पर चल रहे विरोध प्रदर्शन से खामेनेई शासन की जड़ें हिल गई हैं, क्योंकि ईरान के प्रदर्शनकारियों को इजराइल और अमेरिका का खुला समर्थन मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि ईरान आजादी की ओर देख रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका मदद के लिए तैयार है। ट्रंप के इस पोस्ट से साफ है कि अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहता है। उधर ईरान के विपक्षी नेता भी प्रदर्शन के साथ खड़े हैं। They are seeking the overthrow of religious dictatorship. So far, the uprising has spread to 190 cities and has shaken the regime to its core. Resistance units, together with the people, have repeatedly liberated parts of several cities. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में तख्ता पलट के लिए सैन्य कार्रवाई का विचार बना रहे हैं। ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका को लेकर इजराइल हाई अलर्ट पर है। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने ट्रंप को ईरान पर संभावित सैन्य हमले के विकल्पों की ब्रीफिंग दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करती है तो ट्रंप सैन्य कदम उठाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हस्तक्षेप से ईरान में हड़कंप मचा हुआ है। ईरान में पिछले 14 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। अभी तक इस प्रदर्शन में 2017 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा शहरों में इंटरनेट और फोन की सर्विसें बंद हैं। तेहरान एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से कई देशों ने तेहरान के लिए उड़ानें रोक दी। ईरानी सेना को फिलहाल अलर्ट पर रखा गया है। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी भी इस प्रदर्शन को समर्थन कर रहे हैं। उधर ईरान की संसद में विरोध प्रदर्शन को लेकर
एक बैठक हुई। इस दौरान ईरानी संसद के स्पीकर ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका हमला करता है तो अमेरिकी सेना और इजराइल उनके टारगेट होंगे। هم به رئیس جمهور متوهم آمریکا دارم مراقب باش مشاوره هایی که به تو برای حمله به ایران میدهند ईरान में प्रदर्शन अपने चरम पर पहुंच चुका है। खामेनेई शासन को समझ नहीं आ रहा कि इस मुसीबत से आखिर कैसे निपटा जाए। ईरान ने देश भर में हो रहे प्रदर्शन को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया है। वहीं खामेनेई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अमेरिका को चेतावनी दी है। खामेनेई ने लिखा कि 12 दिनों के प्रदर्शन में 1000 से अधिक ईरानी नागरिक मारे गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने इसका आदेश दिया था, यानी उन्होंने स्वीकार किया कि ईरानी खून उनके हाथों पर है और अब वे कहते हैं कि ईरानी राष्ट्र के साथ खड़े हैं। सभी को ये पता होना चाहिए कि लाखों सम्मानित लोगों के बलिदान से स्थापित इस्लामी गणराज्य ईरान विनाश फैलाने वालों के सामने पीछे नहीं हटेगा। ईरान को इस्लामी शासन से आजादी दिलाने के लिए सिर्फ ईरान में ही प्रदर्शन नहीं चल रहा, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ईरान में लोकतंत्र की इच्छा रखने वाले लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भी ईरानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुए। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी ने ईरानी दूतावास का इस्लामी गणराज्य का झंडा फहराकर व 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले इस्तेमाल होने वाला झंडा फहरा दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये झंडा कई मिनट तक दूतावास पर लगा रहा, जिसके बाद उसे हटा दिया गया। लंदन पुलिस ने झंडा हटाने की घटना के बाद ईरानी दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी है। विरोधी प्रदर्शनों में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक ये संख्या 217 तक की हो सकती है और अनेक संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो घायल हैं और ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है इन प्रदर्शनकारियों पर अब ब्रूटल क्रैकडाउन कर रही है। लेकिन ईरान में ये जो प्रदर्शन चल रहे हैं उसके पीछे के जो कारण हैं वो जाहिर है कि बेहद गंभीर है। ईरान की जो आर्थिक स्थिति लगातार दयनीय होती गई है, मुद्रास्फीति की दर आकाश छू रही है। ईरान में इस्लामी सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच आर पार की जंग छिड़ी है। प्रदर्शनकारी किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान को इस्लामी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए संकल्पित दिख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रंप वेनेजुएला की तरह ईरान पर भी हमला करेंगे? क्या ट्रंप ईरान के साथ युद्ध छेड़ेंगे या फिर प्रदर्शनकारियों को आगे रखकर सिर्फ विद्रोह की आग को हवा देंगे? और सवाल ये भी है कि अगर ट्रंप ने ईरान पर हमला किया तो ईरान इसका जवाब कैसे देगा? क्या ईरान अमेरिका का मुकाबला कर पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को कैद किया है तब से उनकी दुनिया भर में दादागिरी जग जाहिर हो गई है। शांति के मसीहा पर अब सुपर पावर की धमक दिखाने की सनक सवार हो गई है। अब अगर ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर टिकी है, ट्रंप खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे, अंजाम चाहे जो भी हो। लेकिन जिस तरह से ट्रंप खुद को शहंशाह समझकर ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं, उसने यूरोपीय देशों और अमेरिका के बीच दरार अब डाल दी है। ट्रंप आखिर ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते क्यों हैं? एक एक डिटेल हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. क्या ट्रंप अपने आप को शहंशाह समझने लगे हैं? जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें दुनिया को चलाएंगे, उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। ट्रंप ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है, किसी भी कीमत पर अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करेगा। कीमत चाहे कुछ भी हो, यूरोप साथ दे तो ठीक, ना दे तो भी ठीक। If we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. By the way, I'm a fan of Denmark too. I have to tell you, and you know they've been very nice to me. I'm a big fan, but you know the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. लेकिन क्या ट्रंप इतनी आसानी से ग्रीनलैंड को हथिया लेंगे? क्या ग्रीनलैंड पर ट्रंप के हमले को यूरोप रोकेगा और इस हमले से नाटो का अंत हो जाएगा?
ट्रंप ग्रीनलैंड की थ्योरी में सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि रूस और चाइना के शिप ग्रीनलैंड पर भरे पड़े हैं। We are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. दुनिया जानती है ट्रंप का ये दावा सिर्फ हवा हवाई है। डेनमार्क ने खुद इन दावों का खंडन किया है, लेकिन ट्रंप के इस ऐलान ने यूरोप और नाटो को जरूर अब टेंशन में डाल दिया है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के कब्जे की सनक इस कदर है कि उन्होंने बिना किसी तैयारी स्पेशल फोर्स के कमांडर को कब्जे का ऑर्डर दे दिया है। ट्रंप के ऑर्डर पर ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड प्लान तैयार कर रहा है। ट्रंप के रणनीतिक सलाहकार स्टीफन मिलर को जानकारी दी जा चुकी है। ऑपरेशन माधुर की सफलता के बाद मिलर काफी उत्साहित हैं। ट्रंप ने कहा, जब तक रूस और चीन कोई कदम उठाएं, उससे पहले ही हमले की तैयारी करनी है। लेकिन ट्रंप के ऑर्डर का विरोध उनके ही कमांडर कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो उनके ही देश में विरोध शुरू हो जाएगा, बवाल बढ़ेगा। ग्रीनलैंड पर कब्जे के ऐलान से न सिर्फ ट्रंप के अधिकारी परेशान हैं, बल्कि इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और नाटो के लिए भी ये चिंता का सबक है। ग्रीनलैंड फिलहाल डेनमार्क के पास है। ऐसे में अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो ये नाटो का अंत होगा। अगर ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल 5 पर नाटो के अंदर सामूहिक रक्षा का मतलब खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही यूक्रेन पर रूसी हमले का मकसद भी पूरा हो जाएगा। ट्रंप बार बार नाटो में अमेरिका के दबदबे की बात कहते हैं, लेकिन अब ट्रंप के दावे की पोल खुद यूरोपियन देश अब खोल रहे हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी बौखलाई हुई हैं। उन्होंने साफ कह दिया है, अगर ग्रीनलैंड पर हमला होता है तो नाटो के लिए इससे गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। क्या हमें अमेरिकी मिलिट्री बेस बंद कर देने चाहिए या ट्रेड रिलेशन खत्म कर देने चाहिए? क्या हमें मैकडॉनल्ड्स पर हमला करना चाहिए? मुझे नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। ट्रंप के विरोध में और डेनमार्क के साथ यूरोप के देश उतर आए हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड और स्पेन के नेताओं ने डेनमार्क के साथ मिलकर ग्रीनलैंड की संप्रभुता का बचाव किया है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है जो ट्रंप इतना बड़ा खतरा मोल लेने के लिए तैयार हैं? ऐसा क्या है जो ट्रंप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं? आइए इसकी भी डिटेल अब जानते हैं। ग्रीनलैंड में कई ऐसी बेशकीमती धातुएं मौजूद हैं जिसकी जरूरत अमेरिका को है। ग्रीनलैंड के पास रियर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जिससे अमेरिका को चीन पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होगी। ग्रीनलैंड के पास यूरेनियम है, जिसे अभी अमेरिका रूस से खरीदता है। इसके साथ ही निकेल, कोबाल्ट, लिथियम, तेल और गैस मौजूद है। ग्रीनलैंड जिस लोकेशन पर है, वहां से अमेरिका स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर रहेगा। यह लोकेशन अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा की रीढ़ है। यही ये लोकेशन अमेरिका के लिए नए शिपिंग के रास्ते खोल देगा। ट्रंप एक तीर से कई निशाने लगाने में माहिर हैं। मिशन मादुरो के बाद ट्रंप पूरे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जा ट्रंप की इसी रणनीति का हिस्सा है। इस वक्त अमेरिका खराब इकोनॉमी के दौर से जूझ रहा है। ट्रंप इस मुद्दे पर ध्यान भटकाने की कोशिश में लगे हैं। अमेरिका में इसी साल मध्यवर्ती चुनाव होने हैं, जिसमें भी ट्रंप की पार्टी बढ़त का प्लान तैयार कर रही है। मकसद जो भी हो, ट्रंप की ये दुनिया को महायुद्ध की आग में जरूर झोंक देगा। ट्रंप पहले दबंगई दिखाते हुए मादुरो को गिरफ्तार कर लिए, फिर रूस के जहाज पर हमला किया और अब ग्रीनलैंड पर ट्रंप की ये कोशिश विनाश की वजह बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वैसे ट्रंप की चाहत ग्रीनलैंड केवल इसीलिए है क्योंकि वहां पर ऐसा भंडारण मौजूद है जिससे अमेरिका अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। लेकिन नाटो देश और अन्य यूरोपीय देश ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन ट्रंप के समय तानाशाही पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। बात अब करेंगे अगली खबर की। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की इस समय लड़ाई पूरी तरह से आंदोलन में तब्दील हो गई है। उत्तराखंड सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। दोषियों को कड़ी सजा मिले, ये कहा जा रहा है, चाहे अंकिता का गुनहगार कोई वीआईपी ही क्यों ना हो। अब देखना यह है कि देवभूमि की बेटी को धामी सरकार आखिर कैसे न्याय दिलाती है। देखिए
इंसाफ के लिए 3 साल का इंतजार अब पूरे उत्तराखंड का सब्र तोड़ रहा है और बाकी है उस वीआईपी का राज जिसकी एक्स्ट्रा सर्विस के इर्द गिर्द पूरा हत्याकांड अभी तक संदिग्ध बना हुआ है। वहीं मामले में नए खुलासों से लोगों में बेटी को इंसाफ दिलाने का इंतजार आक्रोश में बदल रहा है, जिसने सड़कों का रुख ले लिया है। वो इस तरीके से आपको देहरादून में नजर आ जाएंगे और वो लगातार दुकानें बंद करने के लिए बोल रहे हैं। और आप तस्वीरें देखेंगे, जो दुकानें यहाँ पर सुबह के समय खुली थी वो अब यहाँ पर बंद हो रही है। अंकिता को इंसाफ के लिए सत्ताधीशों की नींद खोलने के लिए एक दिन का उत्तराखंड बंद बुलाया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बेटी को न्याय दिलवाने के लिए दुकानदारों से हाथ जोड़कर संघर्ष में शामिल होने की अपील की। कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से ही बंद का आह्वान किया गया है। हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक दिन अंकिता के लिए आप बंद कीजिए। पूरा पहाड़ बंद है, एक भी दुकान पहाड़ में नहीं खुली है, लेकिन देहरादून में कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान अभी खुले हुए हैं। हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं, आप बंद करिए एक दिन के लिए। आप सरकार, मैं देख रहा हूँ सरकार ने पुलिस बल यहाँ भेज दिया है ताकि मैं भी देख रहा था पुलिस भी आप लोगों से कुछ बात कर रही थी। क्या बात? देखिए पुलिस को सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि आप उनकी सुरक्षा करिए। इस बीच दुकानदारों ने भी बेटी को इंसाफ दिलाने के संघर्ष को अपना समर्थन दिया। बंद कर रहे हैं दुकानें, प्रोटेस्ट को देखते हुए। सर देखो, सपोर्ट तो पूरा है, उनका सपोर्ट हम भी करेंगे। ऐसा तो पता नहीं था कि आज ऐसा कुछ अनाउंस हुआ नहीं है। न्यूज़पेपर का था, वो भी साइलेंटली रहा। अगर अनाउंस होता तो हम लोग भी ओपन न करते। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड में सियासी वार पलटवार भी जारी है। उनके माता पिता जैसी जांच चाहते हैं, जो चाहते हैं, हम उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। उनके माता पिता ने मिलकर मुझे अपनी भावना से अवगत कराया। उनकी भावना का सम्मान करते हुए उन्हें सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। इस हत्याकांड की जांच जो है और इससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं की जांच सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज महोदय की देखरेख में सीबीआई द्वारा करना इसलिए आवश्यक है ताकि जो वीआईपी जिसका कद इतना लंबा है कि 3-3.5 साल तक पूरी सरकार उसको बचाने में लगी हुई है, साक्ष्य नष्ट हो जाते हैं, मंथरा रिजॉर्ट में आग लगा दी जाती है, बुलडोजर फिरा दिया जाता है, सीसीटीवी कैमरे नष्ट कर दिए जाते हैं, तो ये लोगों को संदेह बना रहेगा कि न्याय नहीं मिलेगा बेटी को। इसलिए न्याय के हित में है कि वीआईपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट हो और या एफआईआर हो। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े घटनाक्रम को देखें तो 18 सितंबर 2022 को अंकिता रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई थी। मामले में पुलिस ने 22 सितंबर 2022 को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 23 सितंबर 2022 को अंकिता के कमरे पर बुलडोजर चला दिया गया, जिससे सबूत नष्ट होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो 24 सितंबर 2022 को चिल्ला नहर में अंकिता का शव बरामद किया गया। उसी दिन जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया। तो 25 सितंबर 2022 को शव का अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बाद 24 नवंबर 2022 को हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग पर प्रदर्शन हुआ। वहीं 30 मई 2025 को कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी, जिसके बाद 22 दिसंबर 2025 को सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हुआ, जिसके बाद हत्याकांड में वीआईपी की एंट्री हो गई। इसी के बाद 7 जनवरी 2026 को माता पिता ने सीएम से मिलकर सीबीआई जांच की मांग की, जैसे 9 जनवरी 2026 को सीएम धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। वहीं अंकिता हत्याकांड में जिन आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई है, उनमें पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर हैं, जबकि एक्स्ट्रा सर्विस वाला वीआईपी अभी भी कानून के शिकंजे से दूर है। अंकिता हत्याकांड को लेकर नए खुलासों ने एक बार फिर न्याय की मांग को तेज कर दिया है। वक्त के थपेड़ों और सिस्टम की दरकिनारी से थमे इंसाफ की लड़ाई अब मशाल का रूप ले चुकी है, जो सीधे सवाल पूछ रही है कि आखिर अंकिता हत्याकांड का वो वीआईपी कौन है। सवाल ये भी है कि मामले को सीबीआई को सौंपने में देरी क्यों हुई, और सबसे बड़ा सवाल ये कि हत्याकांड के 3 कसूरवारों के अलावा वो बड़ी मछलियां कौन हैं, क्यों उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अंकिता भंडारी हत्याकांड के जांच की गुत्थी सुलझनी इसलिए जरूरी हो जाती है
क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो आज भी सुलग रहे हैं, चाहे वो बात वीआईपी की हो, चाहे देर से सीबीआई जांच की हो, चाहे सड़कों पर लोगों का इस समय आक्रोश हो और ये आंदोलन हो। आखिर ये जांच पूरी कब होगी और कब इंसाफ मिलेगा अंकिता को, ये देखने वाली बात होगी। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। इन एसोसिएशन विद गोल्ड टी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी। इन तस्वीरों हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।